केन विलियमसन ने ओडीआई और टी20 की कैप्टनसी छोड़ दिया है, और मैं यही चीज कह रहा था कि केन विलियमसन का इस टी20 वर्ल्ड कप में जगह ही नहीं बनता था, लेकिन फिर भी वो कैप्टनसी कोटा से खेल गया। केन विलियमसन का अगर आप फॉर्म देखो लास्ट 2-3 साल बहुत ही खराब रहा है टी20 में, और कैप्टनसी भी बहुत ही खराब किया है इस टी20 वर्ल्ड कप में। मैं जब ये सब बोल रहा था मेरे को गाली पड़ रहा था, लेकिन केन विलियमसन ने सेल्फ रियलाइजेशन किया है कि ही इज नॉट द बेस्ट मैन टू लीड द टीम एनी मोर। बहुत ही अच्छा डिसीजन था कि उन्होंने कैप्टनसी छोड़ दिया, आप थोड़ा सा फ्रीडम मिलेगा, शायद अच्छा करे। मैं ये नहीं कह रहा था कि केन विलियमसन थ्रू आउट हिज कैरियर वो खराब कैप्टन था, बहुत ही काम एंड कंपोज इंसान है, अच्छा बैट्समैन है, देयर इज नो डाउट इन दैट, लेकिन बेटर डिसीजन है कि इन्होंने कैप्टनसी छोड़ दिया। ठीक है, तो मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू था लास्ट 2 वीडियोस में केन विलियमसन के बारे में वो तो सही निकला है। केन विलियमसन को खुद सेल्फ रियलाइजेशन हो गया है। आप बात करते हैं इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान का जो मैच है कल, उसके बारे में। इंडिया ग्रुप स्टेज में 4 में से 3 मैच जीत के आ रहा है, एक मैच एबंडन हो गया था बारिश की वजह से। अफगानिस्तान 4 में से 3 मैच जीत के आ रहा है। लास्ट मैच जो था वेस्ट इंडीज के साथ बहुत ही बुरे तरीके से हारा है अफगानिस्तान, बैटिंग बॉलिंग बहुत ही खराब हुआ है उस मैच पे। ठीक है, सो इस बात पे तो कोई डाउट ही नहीं है कि इंडिया बेटर टीम है, और अगर करंट फॉर्म भी देखो तो इंडिया अफगानिस्तान से बहुत ज्यादा बेटर है। लेकिन पूरे वर्ल्ड कप में, इस पूरे वर्ल्ड कप में पिच के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट रहोगे आप, कि पिच कैसा उस पर डिपेंड करता है कि कौन सा टीम कैसा खेलेगा। क्या अफगानिस्तान इंडिया को फाइट दे सकता है, उसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि पिच कैसा है। मैच है बारबाडोस पे, और बारबाडोस पे जो भी मैचेस हुआ है ग्रुप स्टेज पे उसको हम एक बार देखते हैं। एक जो मैच मुझे याद आ रहा है वो था इंग्लैंड वर्सेस स्कॉटलैंड, जहां पे स्कॉटलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 10 ओवर पे 90 रन बनाया था। 10 ओवर पे 90 रन, और एक विकेट भी नहीं गया था स्कॉटलैंड का। स्कॉटलैंड ने 90 बनाए, आप सोचो, इंग्लैंड के खिलाफ। दूसरा और एक मैच था ऑस्ट्रेलिया वर्सेस ओमान, जहां पे ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करते हुए 164 बनाया था, 5 विकेट खो के। पहले बैटिंग करते 164। और जो एक बड़ा मैच था इस पिच पे वो था इस ग्राउंड पे ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड, जहां पे इंग्लैंड ने टॉस जीत के फील्डिंग चुना था। ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग किया है, ऑस्ट्रेलिया ने 201 बनाया था, 5 विकेट खो के, 5 या 7 विकेट खो के ऑस्ट्रेलिया 201 बनाया था, और इंग्लैंड चेस करते हुए 165 बनाया था। तो दो बड़े टीम्स जिन्होंने इस पिच पे खेला है वो है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड। तो उस मैच को हम एक स्टैंडर्ड मान के समझते हैं कि वो पिच कैसा था। ठीक है, इस पिच पे रन तो है 175, 180 शुड बी ए गुड टोटल। एनीथिंग अबव 180 मतलब आपने बहुत अच्छा बैटिंग किया। 175, 180 बहुत ही अच्छे टोटल इस पिच पे। वो ये वाला गायना वाला पिच नहीं है जहां स्पिनर्स को बहुत ज्यादा मदद मिलता है, या फिर ये न्यूयॉर्क वाला पिच भी नहीं है जहां पेसर्स को एक्सेसिव मदद मिलता है। बहुत ही डिसेंट पिच है, बहुत ही ज्यादा डिसेंट पिच है। ऐसा भी नहीं है कि बहुत ही पाटा पिच है, बैट्समैन के लिए बहुत आसानी होगा, या फिर ऐसा भी नहीं है कि बॉलर्स कहीं भी बॉल डल के बच जाएंगे, बिल्कुल भी ये सब नहीं होगा। बहुत ही डिसेंट पिच है जैसा होना चाहिए क्रिकेट में। ठीक है, अब मैंने इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के मैच पे जो नोटिस किया था कि इस पिच पे अगर आप गुड लेंथ पे बॉल डालोगे, अगर आप स्लोअर बॉल चलोगे, आपके पास कटर है तो ज्यादा इफेक्टिव है। क्योंकि जब क्रिस जॉर्डन और मार्क वुड ज्यादा पेस दे रहे थे तो बॉल बैट पे आसानी से आ रहा था और ज्यादा रन आ रहा था। तो एज ए पेसर आप अवॉइड करोगे ज्यादा पेस दे रहे इस पिच पे, क्योंकि स्लोअर वंस कटर ज्यादा इफेक्टिव है। स्पिनर्स के लिए ऐसा तो कुछ खास मदद नहीं है, ऐसा मैं ज्यादा कुछ टर्न होते हुए नहीं देखा इस पिच पे टू बी ऑनेस्ट। लेकिन जैम्पा ने इस पिच पे अच्छा बॉलिंग किया है, लेकिन जैम्पा तो हर पिच पे अच्छा बॉलिंग करता है। मेरे हिसाब से जो स्पिनर हवा में स्लो डलेगा उसको ज्यादा मदद मिलेगा इस पिच पे, इस ग्राउंड पे। और एक चीज है कि एक साइड ग्राउंड का बहुत ही छोटा है, शायद 56, 58 मीटर कुछ है। तो आपको अकॉर्डिंगली प्लान बनाना पड़ेगा बैटिंग के टाइम पे, बॉलिंग के टाइम पे। बैटिंग के टाइम आपको एडवांटेज लेना पड़ेगा उस साइड का, बॉलिंग के टाइम आपको देखना पड़ेगा कि अगर कोई बैट्समैन खेल रहा है तो ऐसा ना हो कि आप लेग साइड पे बॉल दो और वो फ्लिक करे या फिर पुल करे वो शॉर्ट साइड में, तो आपको अकॉर्डिंगली प्लान बनाना पड़ेगा। तो इस पिच पे बैटिंग फर्स्ट या बैटिंग सेकंड ज्यादा मैटर नहीं करेगा। पिच हियर इज नॉट ए कंसर्न, नीदर टॉस। ऐसा नहीं है कि आप टॉस हार जाओगे तो मैच हार जाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो पिच और टॉस के बारे में ज्यादा सोचना ही नहीं है इस मैच पे। ठीक है, आप मुझे ऐसा लगता है कि शायद इंडिया टॉस जीतेगा तो इंडिया पहले बॉलिंग करेगा, जो बेटर है इंडिया के लिए। लेकिन अफगानिस्तान टॉस जीतेगा तो शायद अफगानिस्तान पहले बैटिंग करेगा। इंडिया पहले बॉलिंग करेगा, टॉस जीतेगा तो अफगानिस्तान पहले बैटिंग करेगा, क्योंकि उनको ज्यादा सूट करता है कि बैटिंग करके एक टोटल बना ले फिर उसको डिफेंड करे, क्योंकि उनका बॉलिंग इनका स्ट्रेंथ है। ठीक है, बैटिंग इनका स्ट्रेंथ नहीं है। आप प्लेइंग इलेवन पे आते हैं, मुझे नहीं लगता कि इंडिया के प्लेइंग इलेवन में कुछ भी चेंजेस होगा। मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता, कि मुझे लगता है कि प्लेइंग इलेवन सेम ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि इस पिच पे हमें एक एक्स्ट्रा स्पिनर नहीं चाहिए
तो शायद कुलदीप का जगह नहीं बनेगा। अक्षर हमें बहुत ज्यादा बैटिंग डेप्थ देता है, तो अक्षर ही रहेगा। आप विराट कोहली को एज एन ओपनर बैक करोगे, देयर इज नो डाउट इन दैट। जहां बात शिवम दुबे का है, क्योंकि अफगानिस्तान के मिडिल ओवर पे शायद रशीद होगा, नूर होगा, नबी भी डाल सकते हैं बॉल, तो शिवम दुबे का टेस्ट हो जाएगा कि क्या शिवम दुबे पहले की तरह मिडिल ओवर पे आके स्पिनर्स को बड़े शॉट लगा सकता है। ठीक है, ये शिवम दुबे का रियल टेस्ट होगा। तो मुझे लगता है कि इस मैच के लिए शिवम दुबे को भी बैक करेंगे। मतलब मुझे कुछ दिख नहीं रहा है कि इंडिया क्यों चेंजेस करेगा, मुझे नहीं लगता कि चेंजेस करेगा एटलीस्ट अफगानिस्तान के साथ इस मैच पे, इस पिच पे। ठीक है, हमारे पास दो पेसर्स, दो स्पिनर से अच्छा खासा, जडेजा और अक्षर, तीन पेसर से अर्शदीप, सिराज और बुमराह, और हार्दिक एक फोर्थ पेसर है। और हमारे पास नंबर 8 तक बैटिंग है। ठीक है, नंबर 8 तक बैटिंग है, 6 बॉलिंग ऑप्शन है, तो टीम तो हमारा सेटल दिख रहा है। और मुझे नहीं लगता कि प्लेइंग 11 में कुछ चेंजेस होगा या होना भी चाहिए अभी। अब अफगानिस्तान के प्लेइंग 11 में क्या चेंजेस हो सकते हैं? एक तो अफगानिस्तान का शायद फर्स्ट मैच में मुजीब खेल रहा था, फिर मुजीब इंजर्ड हो गया तो नूर आ गया था, उसके बाद से टीम सही सेम ही रहा है। अफगानिस्तान के पास दो स्पिनर्स है, रेगुलर स्पिनर्स, एक रशीद और एक नूर। इनके पास दो रेगुलर पेसर्स है। ठीक है, स्पिनर भी दो है, पेसर्स भी दो ही है, एक फारूकी और दूसरा है नवीन उल हक। दोनों एक डिसेंट बॉलर है। इनके पास ऑलराउंडर बहुत सारे, एक तो ओमरजाई है जो पेसर है, फिर नबी है जो ऑफ स्पिनर है, फिर उनके पास है गुलबदीन जो पेसर है, और एक है करीम जन्नत। करीम जन्नत ने इस टूर्नामेंट में शायद एक ही मैच पे बॉलिंग किया है, 4 मैच में शायद एक ही मैच पे बॉलिंग किया है, इफ आई एम राइट। क्या चेंजेस राशिद कर सकते हैं मेरे हिसाब से? क्योंकि करीम जन्नत ज्यादा बॉलिंग किया नहीं है इस टूर्नामेंट में, और बैटिंग से भी करीम जन्नत ने कुछ खास किया नहीं है। और मुझे याद भी नहीं है कि करीम जन्नत ने लास्ट कब अच्छा बैटिंग किया है। तो रशीद एक ब्रेक कॉल ले सकते हैं और प्लेइंग 11 में करीम जन्नत की जगह फरीद मलिक को खिला सकते हैं, फरीद अहमद मलिक। आप बोलोगे कौन है फरीद अहमद मलिक? जो इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान का लास्ट T20 मैच हुआ था चिन्ना स्वामी में बेंगलोर पे, उधर एक बॉलर था फरीद अहमद मलिक, लेफ्ट हैंडेड बॉलर है, उसने 3 विकेट लिया था इंडिया के साथ। उसको चिन्ना स्वामी में स्विंग मिल रहा था, उसको मूवमेंट मिला था चिन्ना स्वामी जैसे पिच पे, 3 विकेट लिया था, लेफ्ट हैंडेड पेसर है, अच्छा खासा मूवमेंट मिलता है उसको। मेरे हिसाब से तो खिला सकते हैं एक लेफ्ट हैंडेड पेसर अगेंस्ट इंडियन बैट्समैन, मतलब बनना तो चाहिए टीम में जगह। आप सोचो, एक एंड से फारूकी, एक एंड दूसरे एंड से फरीद, मतलब रशीद एज ए कैप्टन अगर एक बोल्ड कॉल ले सकता है तो मुझे लगता है कि ये चेंजेस होना चाहिए। फरीद अहमद मलिक को ला सकते हैं, क्योंकि अफगानिस्तान ये मैच तभी जीत पाएगा जब उनके बॉलर्स विकेट लेंगे। बैटिंग से अफगानिस्तान मैच जीत नहीं पाएगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, अगर इस पिच पे रन है तो बैटिंग से अफगानिस्तान इंडिया को हरा नहीं पाएगा, बॉलिंग से हराना पड़ेगा, विकेट लेना पड़ेगा। तो अफगानिस्तान चाहेगा कि उनका बॉलिंग और भी स्ट्रॉन्ग करे, तो मेरे हिसाब से करीम जन्नत को निकाल के ये लोग फरीद अहमद मलिक को खिला सकते हैं, क्योंकि करीम जन्नत ना बैट से कुछ कर रहे ना बॉलिंग से। अभी स्ट्रेंथ, वीकनेसेस और चैलेंजेस जो इंडिया इस मैच पे फेस कर सकता है उसके बारे में बात करते हैं। स्ट्रेंथ तो सिंपल है कि हमारा बॉलिंग हमारा स्ट्रेंथ है, बैटिंग भी हमारा बहुत अच्छा है, लेकिन शायद ये टूर्नामेंट ही बॉलर्स का है। बॉलर ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, और हमारे पास दुनिया का बेस्ट पेसर है जसप्रीत बुमराह। हमारा बॉलिंग यूनिट बहुत ही अच्छा है, हमारे पास जसप्रीत बुमराह है, सिराज है, अर्शदीप है, अक्षर है, जडेजा है, और हमारा 6th बॉलर हार्दिक है जो बहुत अच्छा कर रहा है। मान लो कि कोई एक बॉलर का दिन अच्छा भी नहीं गया, फिर भी हमारा 6th बॉलर वो कवर कर लेगा, तो बॉलिंग पे तो हमें कोई टेंशन ही नहीं। अब इस मैच पे जो सबको देखना है कि हमारे दो ओपनर्स क्या करते हैं। दोनों ही ओपनर्स बिल्कुल भी फॉर्म में नहीं है। हमें देखना है कि दोनों ओपनर्स कितने लंबा टाइम तक टिकता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इन दोनों ओपनर्स के बीच एक भी 20 रन का भी पार्टनरशिप हुआ है। और जो फर्स्ट चैलेंज इंडिया के लिए होगा वो होगा फारूकी, क्योंकि फारूकी लेफ्ट हैंडेड पेसर है, ऑलरेडी 12 विकेट ले चुका है इस टूर्नामेंट में। फारूकी ऑलरेडी 12 विकेट ले चुके हैं, अच्छा खासा मूवमेंट मिल रहा है। और फारूकी की परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करेगा कि पावर प्ले में इंडिया आगे है कि अफगानिस्तान। अगर मैं अफगानिस्तान के पर्सपेक्टिव से बात करूं तो फारूकी सबसे इंपोर्टेंट प्लेयर होगा अफगानिस्तान के लिए कल, क्योंकि फारूकी की परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करेगा कि इस मैच पे इंडिया आगे कि अफगानिस्तान। अगर फारूकी की 3 ओवर इंडिया अच्छा खेल गया तो इंडिया ऊपर रहेगा, देयर इज नो डाउट इन दैट। लेकिन अगर फारूकी आके जल्दी विकेट गिरा देते इंडिया का, मान लो इंडिया का 2-3 विकेट पहले गिर गया, तो फिर इंडिया के मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर दोनों थोड़ा डिफेंसिव मोड पे चले जाएंगे, और जितना रन बनना चाहिए शायद उतना रन नहीं बने। तो मेरे हिसाब से फारूकी वुड बी द की प्लेयर इन दिस मैच। अगर इंडिया को जीतना है तो फारूकी को अच्छा खेलना पड़ेगा, एटलीस्ट फर्स्ट 2-3 ओवर। और अगर अफगानिस्तान को जीतना है तो फारूकी को बहुत अच्छा करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं तो चाहूंगा कि हमारे दोनों ओपनर्स पूरा आराम से खेले,
टाइम दे अपने आप को, पहले पावर प्ले, पूरा पावर प्ले खेल जाए, फिर सेट होकर बड़े शॉट लगाए। दोनों ओपनर्स के पास टाइम है बड़े मैच से पहले इस मैच पे अच्छा टाइम बिताने का। और शायद कल के मैच पे आप एक अलग चीज देख सकते हो कि शिवम दुबे थोड़ा ऊपर बैटिंग करने आ जाएगा, ऐसा हो सकता है, क्योंकि मिडिल ओवर पे अफगानिस्तान के लिए रशीद, नूर और नबी डाल सकते हैं, तो शायद शिवम दुबे को ऊपर भेज देंगे, थोड़ा सा ये हो सकता है। मेरे हिसाब से तो इंडिया ये मैच आराम से जीत जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम 180 भी बना दे, जो फॉर्म अफगानिस्तान के बैटिंग लेवल का है, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा अफगानिस्तान को 180 भी चेस करना। तो 180 भी हम बना दे तो हम इस गेम पे पूरे तरीके से डोमिनेट करेंगे मेरे हिसाब से। दूसरा बॉलर फारूकी के बाद जो इंडिया को तंग कर सकता है वो है नूर अहमद। अगर मान लो विराट कोहली पावर प्ले तक टिक गया तो नूर का रोल और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। अगर नूर और फारूकी 8 ओवर अच्छा कर लेगा तो अफगानिस्तान का चांसेस बन सकता है। तो अफगानिस्तान के लिए मैच डिसाइड करेगा फारूकी और नूर। और दूसरा चीज जो है मेरे हिसाब से अफगानिस्तान के लिए रोहित, कोहली और ऋषभ पंत का विकेट सबसे इंपॉर्टेंट विकेट है। जितना जल्दी आप इन तीनों को आउट करोगे उतना कम रन इंडिया बनाएगा। कोहली, रोहित और पंत, एक 3 विकेट आप ले लो जल्दी जल्दी, फिर इंडिया का रन कम बनेगा। ठीक है, अब जब हम बॉलिंग करने आएंगे हमारे लिए बस 2 विकेट चाहिए हमें जीतने के लिए। बस 2 विकेट लो और हम शायद मैच जीत जाएंगे। और वो 2 विकेट है उनके 2 ओपनर्स, एक गुरबाज और दूसरा इब्राहिम जादरान। क्योंकि अगर अफगानिस्तान का पूरा टूर्नामेंट देखो, 4 मैच, उनके ओपनर्स छोड़ के किसी ने भी रन नहीं बनाया, किसी ने भी नहीं। शायद एक मैच पे गुलबदीन नायब ने 49 बनाया था, बाकी कोई भी मैच पे इनके मिडिल ऑर्डर वाले बैट्समैन, लोअर ऑर्डर वाले बैट्समैन रन ही नहीं बनाए। 0, 1, 9, 5 सिंगल डिजिट में रन है इनके। मतलब ओपनर्स को आउट करो, मैच खत्म। अगर हम ओपनर्स के विकेट जल्दी ले लेंगे, अफगानिस्तान के लिए 130, 140 बनाना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। इनके पास 2 ओपनर्स है। नंबर 3 पे आता है ओमर जाई, और मुझे लगता है नंबर 4 पे इनको गुलबदीन नायब को ही भेजना चाहिए। कभी कभी राशिद गुलबदीन नायब को बहुत लेट भेजता है। गुलबदीन नायब एक ऐसा प्लेयर है जो थोड़ा बहुत टाइम लेता है सेटल होने में, उसके बाद पावर हिटिंग कर सकता है, उसके पास बहुत पावर है। तो नंबर 4 शुड बी आइडियल पोजीशन फॉर गुलबदीन नायब। उसके बाद उनके पास नबी है, फिर उनके पास नजीबुल्लाह जदरान है, फिर मुझे लगता है राशिद खान को करीम जन्नत के ऊपर आना चाहिए, क्योंकि राशिद खान बेटर बैट्समैन है। ठीक है, तो बैटिंग अफगानिस्तान का वीक है। अगर उनको अच्छा करना है तो उनके 2 ओपनर्स को अच्छा करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ये मैच ना बहुत हद तक नबी पे भी डिपेंड करेगा कि नबी कितना अच्छा बैटिंग करता है, क्योंकि नबी वो बैट्समैन है जो बड़ा शॉट लगा सकते हैं। इनके लोअर ऑर्डर और फिनिशर इनके पास कुछ ढंग का है नहीं। अगर नबी अच्छा नहीं खेलेगा तो अफगानिस्तान के लिए अच्छा करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर नबी अच्छा करेगा तो अफगानिस्तान बहुत अच्छा करेगा। ठीक है, और एक बैट्समैन जो इंडिया के लिए डेंजर हो सकता है वो है राशिद खान। राशिद खान क्या करता है, वो बाद में आता है, आके 15-20 रन एक्स्ट्रा ऐड कर लेता है। ठीक है, आप जितना जल्दी राशिद को आउट करोगे अफगानिस्तान का टोटल उतना ही कम होगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से उनके 2 ओपनर्स और रशीद को विकेट के छोड़ के, ये 3 बैट्समैन को छोड़ के कोई पोटेंशियल डेंजर नजर नहीं आ रहा है उनके बैटिंग लाइनअप पे। अफगानिस्तान की पर्सपेक्टिव से नबी का चलना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नबी चलेगा तभी ये लोग बैटिंग से अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, दोनों ओपनर्स कब तक बैटिंग कर लेंगे, ऐसा चांसेस नहीं है ना। कितना प्रोबेबिलिटी है कि गुरबाज 20 ओवर तक खेल जाएगा। अगर अच्छा करना है तो नाबी को बाद में फिनिश अच्छा करना पड़ेगा, तब जाके अफगानिस्तान अच्छा करेगा। ठीक है, हमारे लिए तो बस 2 ही विकेट चाहिए हमें। हम ओपनर्स को आउट कर देंगे, बाद में राशिद को विकेट जल्दी ले लेंगे। ठीक है, अगर अफगानिस्तान को ये मैच जीतना है, अगर इंडिया पहले बैटिंग कर रहा है तो अफगानिस्तान को इंडिया को एटलीस्ट 160 पे, 160, 165 पे रोक देना चाहिए। या फिर अगर अफगानिस्तान पहले बैटिंग कर रहा है तो अफगानिस्तान को एटलीस्ट 175 तो बनाना ही चाहिए। अगर अफगानिस्तान इंडिया को 160, 165 पे रोक नहीं पा रहा है, या फिर पहले बैटिंग करते हुए 175 नहीं बना रहा है, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा अफगानिस्तान के लिए मैच जीतना। फिर भी मैं नहीं कह रहा हूं कि अगर इंडिया को 160 में रोक ले फिर भी जीत सकते हैं, ऐसा चांसेस नहीं है, लेकिन एटलीस्ट फाइट दे सकता है। ठीक है, तो ओवरऑल अगर मैं कहूं इस मैच पे इंडिया के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि फारूकी का 4 ओवर और नूर का 4 ओवर आप कैसे बैटिंग करते हो, और बॉलिंग के टाइम पे आके आप ओपनर्स को कितना जल्दी आउट करते हो। ये तो इंपॉर्टेंट चीज होने वाला है इंडिया के पर्सपेक्टिव से। अगर मैं अफगानिस्तान के पर्सपेक्टिव देखूं तो फारूकी का 4 ओवर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि पावर प्ले में फारूकी कैसा बॉलिंग करता है, कितना विकेट लेता है। दूसरा, अफगानिस्तान के पर्सपेक्टिव से इनके ओपनर्स और नाबी कैसा बैटिंग करते हैं। अगर इनके 2 ओपनर्स और नाबी, 1-3 बैट्समैन अच्छा कर जाएगा तो अफगानिस्तान अच्छा कर सकता है इस मैच पे। लेकिन इंडिया बेटर टीम है और इंडिया को आराम से मैच जीतना चाहिए। लेकिन अफगानिस्तान अच्छा खासा फाइट देते हैं, हमने ओडीआई वर्ल्ड कप में देखा, हमने इस वर्ल्ड कप में देखा, अच्छा क्रिकेट खेलते हैं ये लोग। टॉस ज्यादा बेटर नहीं करेगा अफगानिस्तान, पहले टॉस जीत के पहले बैटिंग करेगा मेरे हिसाब से,
और इंडिया पहले बॉलिंग करेगा, जो इंडिया का स्ट्रेंथ है। ठीक है, तो ओवरऑल इंडिया मैच जीतना चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से टाइट मैच हो सकता है अगर अफगानिस्तान पहले बैटिंग करता है और मान लो कि गुरबाज खेल जाता है 10 ओवर, तो ये मैच टाइट मैच हो सकता है। गुरबाज वो एक ऐसा बैट्समैन है जो हमारे लिए सबसे इंपोर्टेंट विकेट है ना, वो गुरबाज का होना चाहिए। गुरबाज एक तो अटैकिंग क्रिकेट खेलता है, दूसरा जब तक गुरबाज पिच पे रहता है ना, वो ये भी मेक श्योर करता है कि नॉन स्ट्राइकर एंड वाला बैट्समैन भी उसका साथ दे। ठीक है, वो गुरबाज पूरा प्रेशर एब्जॉर्ब कर लेता है नॉन स्ट्राइकर बैट्समैन से भी, तो नॉन स्ट्राइकर बैट्समैन का फ्रीडम होता है डिफेंस करने का, रोक के खेलने का। तो गुरबाज का विकेट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए भी, और गुरबाज का चलना बहुत इंपॉर्टेंट है अफगानिस्तान के लिए भी। तो ये कुछ की प्लेयर्स इस मैच पे, फारूकी पे बहुत ज्यादा मैच डिपेंड करेगा, बहुत ज्यादा मैच डिपेंड करेगा। हमें तो पता है हमारे पास एक बॉलर है जसप्रीत बुमराह, जो पूरा मैच खत्म कर सकता है 4 ही ओवर में। ठीक है, उसमें कुछ डाउट ही नहीं है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।